ठीक आहे. उद्याचं लेक्चरचं शेड्यूल येऊन जाईल. कल का लेक्चर का शेड्यूल आ जाएगा, बट टाइम है अपना आफ्टरनून में 2 to 4 रहेगा, एक अप्रोक्स 2 घंटे. तुम्हारा कितना बजे? नहीं, 11:30 से 1:30 है आई गेस, और 2 आधा घंटे का ब्रेक होगा एंड देन मेरा लेक्चर होगा. उतना ब्रेक तो चाहिए ना खाना खाने को. चेक. प्रॉमिसरी नोट रह गई ना, थोड़ा नहीं, प्रॉमिसरी नोट पूरी रह गई. चलेगा चलेगा, चलो. हेलो हेलो. जब इधर मेरे को कम आवाज आती है तो क्लियर आवाज आती है क्या रिकॉर्डिंग में? ऐसा कुछ है? आ जा रही है उनको प्रॉपर आवाज? मेरी आवाज माइक में आ रही है कि ऐसे ही आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलो. हेलो 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 हेलो. आ रही तो बोल रहे. ठीक है, चलो. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज freely transferable from one person to another person, either by mere delivery or by endorsement. तो इसमें 3 सेक्शंस है, 4, 5, 6. सेक्शन नंबर 4 is for promissory note, section number 5 is for bill of exchange and section number 6 is for check. 4, 5, 6 मतलब bill of exchange, sorry, promissory note, bill of exchange, check. promissory note, bill of exchange, check. 4, 5, 6 ये 3 सेक्शंस है. उसमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब सेक्शन नंबर 5 के बारे में काफी कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है कल. अभी अच्छा, क्या याद है तुम लोगों को? बोलो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में. इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे. क्या प्रॉमिस है क्या? नो, इट इज एन ऑर्डर टू पे. बिल ऑफ एक्सचेंज कौन किसको देता है? ड्रॉवर ड्रॉई को देता है. ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर इज ऑलवेज अ क्रेडिटर. क्या जो बिल ऑफ एक्सचेंज देता है उसका साइन रहता है? जो एक्चुअली बोला जाए तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है दैट इज मेकर. इट इज ऑलवेज साइन बाय द मेकर. जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है दैट इज क्रेडिटर. इट विल बी साइंड बाय दैट पर्सन. बना के देना मतलब किसके लिए, क्या करने के लिए देता है? खारी मुरी खाने के लिए नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए. एक्सेप्ट करने के लिए देता है. क्या बिल ऑफ एक्सचेंज सामने वाले ने एक्सेप्ट करना चाहिए होता है? यस, बिल ऑफ एक्सचेंज सामने वाले ने एक्सेप्ट करना चाहिए होता है. एक्सेप्ट हो गया, बाद में मैच्योरिटी के दिन पे क्या अपना जो ड्रॉवर है मतलब क्रेडिटर है ये प्रेजेंट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज? प्रेजेंट क्यों करेगा? देखो आपका इतना पैसा आना बनता था, देखो आपने एक्सेप्टेंस भी दे दिया है. तो ये क्या हो गया? लीगल वैलिडेटेड प्रूफ हो गया, जिसके ऊपर क्या है? एक स्टैम्प भी दिया हुआ है. राइट, स्टैम्प भी दिया हुआ है. तो मैं बोल सकती हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे. टेल मी कितने पार्टीज होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में? ड्रॉवर, ड्रॉई, पे. कैन ड्रॉवर एंड पे बी द सेम पर्सन? यस, हो सकते हैं, हो नहीं भी हो सकते हैं. बट वैसे देखा जाए तो बिल ऑफ एक्सचेंज में देयर आर 3 पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे. ड्रॉवर को क्या मेकर बोले तो चलेगा? ड्रॉवर को क्या क्रेडिटर बोले तो चलेगा? यस. ड्रॉई को क्या डेटर बोले तो चलेगा? यस. क्या ड्रॉवर को पे ही बोलो तो भी चलेगा? क्या ड्रॉई एकदम ऑल टुगेदर डिस्टिंक्ट पर्सन है ड्रॉई से? करेक्ट है. ड्रॉवर और ड्रॉई क्या दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है? जैसे पे और ड्रॉवर कभी डिस्टिंक्ट पर्सन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन हमेशा 2 डिस्टिंक्ट पर्सन कौन से होने चाहिए? ड्रॉवर एंड ड्रॉई, दे शुड बी डिफरेंट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन. नो प्रॉब्लम विद दैट. क्या ये राइटिंग में होना जरूरी है? बिल ऑफ एक्सचेंज और एनी काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग, क्योंकि प्रूफ होना चाहिए. राइटिंग एंड इट शुड बी साइंड एंड स्टैम्प. स्टैम्प मतलब स्टैम्प ड्यूटी वाला, साइन मतलब जो बना रहा है उसका मेकर का साइन चाहिए होता है. सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब क्या? जो अमाउंट पे कर रहा है वो एग्जैक्ट होना चाहिए. दे दूंगा 10-20 हजार, 40-50 हजार दे देना, ऐसा होगा क्या? आइदर 40 और 50. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ऑफ अमाउंट शुड बी देयर. क्या पार्टीज है वो भी सर्टन होनी चाहिए किसको पैसा देना है, मतलब आपका ड्रॉवर, ड्रॉई और पे सर्टन होना चाहिए. यू मी वगैरह नहीं, नाम होना चाहिए, है ना. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग शुड बी देयर कंपल्सरीली.
पे टू मी, आई विल पे टू यू, आई विल पे टू हिम, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया था, करेक्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि आपको अच्छे से समझ गया है। देन है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या है? ये भी एक काइंड ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको पता चल गया होगा। प्रॉमिसरी नोट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हेलो, 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 हेलो। हाँ, प्रॉमिसरी नोट इज ऑल्सो काइंड ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पे करने का ऑर्डर होता है, प्रॉमिसरी नोट में पे करने का वादा होता है, प्रॉमिस होता है। इट इज प्रॉमिसरी नोट बनाता कौन है? वैसे देखा जाए तो प्रॉमिसरी नोट वही पर्सन बनाता है जिसको पे करना होता है, मतलब डेटर। क्या डेटर डेट वो करता है क्रेडिटर को? सो डेटर खुद ही बोलेगा, डिलीजेंटली बोलेगा, ऑनेस्टली बोलेगा क्या कि सर मेरे आपको इतने पैसे बनते हैं, आई प्रॉमिस टू पे यू दैट मच रुपीज। सी, promissory note is an instrument in writing containing unconditional undertaking। undertaking का मतलब होता है, I can say a promise signed by the maker to pay a certain sum of money only or to order of a certain person or to the bearer of the instrument। जो वो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है या जो जिसका वो इंस्ट्रूमेंट पे नाम है, वो पर्टिकुलर पर्सन को पैसा देने का क्या कर रहा है यहाँ पे? प्रॉमिसर प्रॉमिसी को प्रॉमिस कर रहा है। क्या प्रॉमिस करने वाला उसे प्रॉमिसर बोला जाएगा? यस, जिसको प्रॉमिस किया जाता है उसे प्रॉमिस ही बोला जाएगा। वेरी सिंपल है ना। तो क्या, जैसे देखो सिंपल है, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर था, यहाँ पे अनकंडीशनल प्रॉमिस है या फिर वी कैन से अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है टू पे। जो बट ऑर्डर करने वाला जो पर्सन होता है, क्या वो खुद पेबल होता है? क्या नहीं, वो रिसीवेबल होता है, खुद रिसीवेबल होता है, तो ही हम ऑर्डर कर सकते हैं। बट प्रॉमिसरी नोट के केस में जो पर्सन प्रॉमिसरी नोट बनाता है वो खुद क्या होता है? इट इज पेबल, मेकर होता है, पेबल होता है। अभी प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिफिन देखो, जितना पैसों का प्रॉमिसरी नोट है, जितना पैसा देना बनता है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने अमाउंट लिख दिया, देन यहाँ पे प्लेस एंड डेट। डेट मतलब कौन से डेट पे हम ये प्रॉमिसरी नोट को बना रहे हैं। या क्या ऐसा हो सकता है हम जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं, जिस दिन प्रॉमिसरी नोट बना रहे हैं, वो डेट अलग और पेमेंट का डेट अलग? डेफिनेटली ऐसा ही होगा। 2 months आफ्टर डेट, 1 month आफ्टर डेट, 3 months आफ्टर डेट, तो ऐसा होगा। अगर जिस दिन हम बना रहे हैं, जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन किया, उसी दिन अगर हमें पैसा देना होता तो हम नोट क्यों बनाते, है ना। हम डायरेक्टली कैश में ट्रांजैक्शन, चेक में ट्रांजैक्शन कर लेते। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमें आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इसका पेमेंट ड्यू होता है या पेमेंट करना होता है। सी, यहाँ पे लिखा है 3 months आफ्टर डेट, आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश। अभी किसको पे करना है? कौन है? खुद जो बना रहा है, तो उसने आई प्रॉमिस टू पे लिखा, उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश। श्री रमेश मतलब क्या? प्रॉमिस ही हुआ। यस, जिसको हमको पैसा देना है, मतलब कौन? कौन? पे, पे आई कैन से, क्रेडिटर ऑल्सो आई कैन से, राइट। तो ये रमेश को पैसा देना है, और टू हिज ऑर्डर, और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, कितना देना था? 10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव। क्या यहाँ पे स्टैम्प और सिग्नेचर होता है? किसको पैसा देना है? राम को। रमेश को पैसा देने कौन वाला है? राम देने वाला है। तो यहाँ पे राम मेकर हुआ, जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, उसको मेकर बोला जाएगा। क्या हमेशा मेकर का, बनाने वाले का इंस्ट्रूमेंट पे साइन होता है? आपका चेक ले लो, आपका प्रॉमिसरी नोट ले लो, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, जो मेकर है दैट शुड बी साइन बाय, ऑलवेज साइन बाय मेकर। स्टैम्प भी है, सब कुछ है। देन टू, किसको दे रहे हैं हम? मिस्टर रमेश, हु इज अ पे, जिसको हमें पे करना है, और हमने इसका एड्रेस लिख दिया, और अगेन फिर यहाँ पे भी मेकर का क्या कर दिया? साइन कर दिया। मेकर मतलब राम। ये स्पेसिमन है प्रॉमिसरी नोट का। आपको एक बार दो बार बना के सेंटेंस एग्जैक्ट आना चाहिए। यस, जो एटलीस्ट आपका जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है, 3 months आफ्टर डेट वगैरह वगैरह, ऐसे काइंड ऑफ स्टेटमेंट एग्जैक्ट आना चाहिए, तो वो आपको मेक श्योर करना है। और जैसे कि आप ईमेल वगैरह ड्राफ्ट करते हो, लेटर ड्राफ्ट करते हो, तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, टू के आगे कॉमा, ये चीजें भी आपको मेक श्योर करना है कि आप इसको सही ढंग से लिख लो। कुछ खास स्पेसिमन में नहीं है, सिर्फ 3 स्पेसिमन है, तो आप उसको इजिली कर पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज थे, वैसे प्रॉमिसरी नोट में देयर आर 2 पार्टीज, बनाने वाला जो प्रॉमिसर है और जिसके ऊपर बनाने वाला वो है प्रॉमिसी। बनाने वाले को क्या मेकर बोलूं तो चलेगा? यस, उसे मेकर भी बोला जाता है। द पर्सन हु मेक द प्रॉमिसरी नोट इज कॉल्ड एज मेकर। मेकर मतलब क्या? डेटर क्या? डेटर क्या? जिसको पैसा देना होता है तो वो डेटर हो गया। क्या उसने साइन करना चाहिए? यस। मेकर, सी मेकर मतलब ऐसा मत समझो कि पर्टिकुलरली मेकर मतलब क्रेडिटरी या मेकर मतलब डेटरी। मेकर मतलब सिंपल जो मेक कर रहा है। द पर्सन हु इज मेकिंग और द पर्सन हु प्रिपेयरिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ मेकर। क्या मेकर का रोल आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में और यहाँ पे चेंज हो सकता है? यस, रोल चेंज हो सकता है, एग्जैक्टली उल्टा रोल है। बट आप ऐसे समझो कि मेकर मतलब बनाने वाला, बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला। तो जो इंस्ट्रूमेंट को बनाता है प्रूफ के तौर पर क्या इट शुड बी साइन बाय दैट पर्सन। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज was made by creditor, creditor was the maker, drawer was the maker, क्या it was compulsorily signed by the drawer? Likewise in promissory note if it is made by the promisor, that is the debtor, it should be compulsorily signed by the debtor। जो बना रहा है उसका तो साइन होना ही होना चाहिए। while making मैं बात कर रही हूँ। पेई मतलब क्या? द पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑफ नोट इज पेबल। जिसका प्रॉमिसरी नोट में जिस व्यक्ति का नाम है या जिसको हमने पैसा देना है उसका नाम जिसमें लिखा है दैट पर्सन इज नोन एज पेई। द पर्सन हु विल रिसीव द अमाउंट इज नोन एज पेई। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पेई का मीनिंग सेम था? पेई मतलब अमाउंट रिसीव करने वाला, जिसको पैसा पेबल होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा था कि पेई और ड्रॉवर सेम हो सकता है। यहाँ पे मेकर एंड पेई आर ऑलवेज टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सन। यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो खुद पैसा देने वाला है, जिसका खुद पैसा देना है, वो खुद ही प्रॉमिस कर रहा है, राइट? इसके लिए यहाँ पे ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये देखो यहाँ पे ऐसा एक उन्होंने ट्रांजैक्शन बना के दिया है। एक कस्टमर है, कस्टमर है, डेटर मतलब जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, उसने क्या किया? सप्लायर से गुड्स खरीदी किया, सप्लाई करवाया, है ना? क्रेडिट पे गुड्स लिया होगा और बदले में क्या इशू किया? प्रॉमिसरी नोट इशू किया। मतलब क्या? आप जो हमें गुड्स दे रहे हो उसके बदले में सर आई प्रॉमिस टू पे दैट मच अमाउंट दिस मंथ डेट आफ्टर, और दिस मंथ आफ्टर डेट, 2 महीने में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, 1 महीने में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अगर ये केस बिल ऑफ एक्सचेंज का होता तो कौन किसके ऊपर बिल ड्रॉ करता था? सप्लायर मतलब क्रेडिटर जो ड्रॉई है। ये वाले केस में अभी वहां पे वो रोल उल्टा होगा, ड्रॉवर होगा। बट यहाँ पे क्या ये बंदा, ये पर्सन बिल ड्रॉ करता था और जो बिल ड्रॉ कर रहा है उसे क्या बोला जाता है? ड्रॉवर बोला जाता है। तो रोल वैसा उल्टा हो जाता था। अभी जैसे हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के इसेंशियल एलिमेंट देखे, बिल ऑफ एक्सचेंज के इसेंशियल एलिमेंट देखे, लाइकवाइज प्रॉमिसरी नोट के भी इसेंशियल एलिमेंट है। मोस्टली सेम है। क्या राइटिंग में होना चाहिए? इट शुड बी इन राइटिंग। आपका कोई भी निगोशिएबल हो इट शुड कंपल्सरी बी इन राइटिंग। क्या साइंड एंड स्टैम्प्ड होना चाहिए? दैट शुड बी साइंड बाय द मेकर। स्टैम्प्ड होना चाहिए हमेशा, इट शुड बी स्टैम्प्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक हो, प्रॉमिसरी नोट हो, इट शुड ऑलवेज बी स्टैम्प्ड। क्या यहाँ पे एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे है? एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, यस इट इज एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। सर आई विल पे यू, ऐसा राइटिंग में लिखा हुआ है, इसके लिए हमने एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे बोला। मेयर अक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट का मतलब होता है कि सपोज किसी एक डेटर का क्रेडिटर को देना बनता है, उसने क्या लिखा नोट में? आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर पे दैट मच अमाउंट। ये एक प्रॉमिस होता है। बट अगर उसने सिर्फ डेट का एक्नॉलेजमेंट बताया, मतलब सिर्फ ऐसा बोला कि आई ओ मिस्टर एक्स वाई जेड दैट मच अमाउंट, क्या ये प्रॉमिस हुआ? ये प्रॉमिस हुआ? नहीं, दैट इज नॉट अ प्रॉमिस। ये जस्ट मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। वो एक एक्नॉलेज कर रहा है कि सर मेरा आपको इतना देना बनता है, लेकिन मैं आपको इतना देने का प्रॉमिस करता हूं। मतलब क्या? दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिफिक हमेशा ऐसा होना चाहिए, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर पेई, मतलब आपका जो भी पेई का नाम है वहां पे वो आना चाहिए। द प्रॉमिस शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। प्रॉमिस शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। जैसे डॉक्टर का आपने कुछ सर्विस लिया या डॉक्टर से आपने ऑपरेशन करवाया, तो आपको पैसा पहले देना पड़ता है या पैसा देना पड़ता है? दैट इज मतलब इम्प्लाइड अनसेड चीज है, पैसा देना पड़ता है। आप ऐसा कंडीशन डालोगे क्या, सर ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद पैसा देंगे?
ऐसा कंडीशन डालोगे। या फिर अगर आप कोई क्लास ऑप्ट कर रहे हो तो आपको फीस देना पड़ता है, दैट इज अनकंडीशनल, यू हैव टू पे, राइट। बट आप ऐसा कंडीशन डाल सकते हो पास होने के बाद पे करेंगे, नहीं, आप ऐसा कंडीशन नहीं डाल सकते हो। तो ये क्या हो गया, अनकंडीशनल हो गया। अनकंडीशनल का मतलब होता है कि ये डेफिनेट है, आपको डेफिनेट सम पे करना होगा, 10,000, 20,000, 30,000, जो भी डेफिनेट सम है, बट दैट टू अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन। पैसा देना है तो देना है, क्यों, क्योंकि ट्रांजेक्शन हो गया है। सो ऐसे बोला जाएगा कि ये कंडीशनल, अनकंडीशनल होता है हमेशा। देन है प्रॉमिसरी नोट इज साइन बाय द मेकर, जो हमने देख लिया, जो बना रहा है वो साइन करेगा। क्या प्रॉमिसरी नोट, कोई भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज देख लो, इट इज ऑलवेज प्रॉमिस टू पे मनी। क्या किसी गुड्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है क्या, नहीं, सिर्फ पैसों की जहां बात आती है वहां पे ही हम क्या करेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, चाहे प्रॉमिसरी नोट, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज, चाहे चेक हो। चेक से कभी गुड्स डिलीवर किया है क्या, नहीं, हमेशा पैसा जाता है, चाहे आपका फिजिकल चेक हो चाहे ई चेक हो, पैसों के लिए बनते ये इंस्ट्रूमेंट। सर्टन सम, जैसे मैंने बोला 10-20 हजार दे दूंगा या 10-20 हजार दे दूंगी, ऐसे होता है क्या, आई प्रॉमिस टू पे 20-25,000 टू मिस्टर पे। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो सम होता है जो हमें पे करना होता है वो सर्टन चाहिए, 10,000, 20,000, 30,000, वॉट एवर द अमाउंट में भी, 100, 200, 300, 400, वो सर्टेनिटी ऑफ द सम शुड बी देयर। पार्टीज शुड ऑल्सो बी सर्टन, किसको देना है उनका नाम सर्टन होने चाहिए। प्लस क्या वो डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं हमेशा, प्रॉमिसरी नोट के केस में जो ड्रॉवर होता है और जो ड्रॉई होता है, मतलब क्या, ड्रॉवर और पेई, मतलब मेकर और पेई, हमेशा क्या दो डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, दे आर ऑलवेज टू डिफरेंट पर्सन। स्टैंपिंग, क्या स्टैंपिंग नेसेसरी है इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आप स्टैंप ना करो तो विदाउट स्टैंपिंग उसको कोई वैलिडेशन नहीं मिलेगा, तो कंपल्सरीली आपको उसको स्टैंप एक्ट के तहत स्टैंप करना चाहिए। ये था बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट, इट इज वेरी स्टैम्प। अगर आप कोई, हाँ, आपको पे करना पड़ता है पर्टिकुलर, आप स्टैम्प ड्यूटी एक्ट अलग है, जो कि आपको शायद फाइनल पे आएगा, शायद फाइनल पे आएगा, डेफिनेटली आएगा, अभी तुम लोग जब तक एंटर में जाओगे तो तुमको वहां पे भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज इन एंटर सिलेबस प्रीवियसली, नाउ इट हैज बीन ड्रैग टू सीए फाउंडेशन, क्योंकि आपका वो बीसीआर सब इरेडिकेट हो गया है। तो ऐसा हो सकता है कि बाबा वो जो स्टैम्प एक्ट फाइनल में था वो आपको आ जाए, क्योंकि आपको उसका नॉलेज जरूरी है। स्टैम्प मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि लीगल वैलिडेशन, लीगल प्रूफ, विदाउट स्टैम्प या विदाउट सिग्नेचर वो आपका सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाएगा, उसे कोई लीगल प्रूफ नहीं होगा, या कल जाके कोर्ट में इसको आप स्यू भी नहीं कर पाओगे अगर स्टैम्प ना हो तो। प्रॉमिसरी नोट आपको एकदम अच्छे से समझ गया, एकदम डिटेल में, कौन बनाता है, कितने पार्टीज होते हैं, 2। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन है 4, बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन है 5, प्रॉमिसरी नोट सेक्शन नंबर 4 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5 of negotiable instrument, and check is section number 6 of negotiable instrument, PBC 4566, ऐसे ही आप याद रख सकते हो। प्रॉमिसरी नोट फिर से बोलो, सेक्शन नंबर 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5 और चेक इज अ सेक्शन नंबर 6। दीज आर द प्लेन सेक्शंस, कोई सब सेक्शन नहीं है। 4 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड 6 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आप ऐसा बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस पर्सन और बेरर क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट का मतलब कभी ऐसा नहीं होता, दैट शुड ऑलवेज बी पेबल ऑन ऑर्डर, नॉट बेरर। अगर प्रॉमिसरी नोट किसी के हाथ में भी हो तो क्या वो इनकैश करा पाएगा क्या, नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, हम वहां पे नाम बदलवा सकते हैं क्या, नाम बदल के इंडोर्स कर सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट इज अ, सी, प्रॉमिस टू पे, तो जो पे करने वाला होता है, पेयर जो होता है, वी कैन से डेटर जो होता है, वो प्रॉमिस करता है, इसके लिए उसका स्पेसिफिकली सामने वाले पार्टी का नाम लिखा होता है। ऐसा नहीं कि बेयरर अगर उस पे होगा तो किसी के भी पास वो चला गया नोट तो वो इनकैश नहीं करा पाएगा, ये इसका रूल है। चेक कैन बी द बेरर इंस्ट्रूमेंट, यस। अगर हम बेरर चेक, अभी चेक भी मैं दिखाऊंगी आपको, चेक के भी टाइप्स होते हैं। अगर बेरर चेक आपका हो तो किसी के भी हाथ में हो, उसको कोई प्रूफ देने की जरूरत है क्या, नहीं, कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये लगेगा कि वो
इंडियन रेसिडेंट वगैरह है, बाकी उसको कोई एज सच प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर नाम ही नहीं लिखा होता है। बियरर का मतलब ही ऐसा होता है कि जिसके पास है वो उसका हो गया, करेक्ट है। जैसे नोट, जैसे चेक, तो ये बियरर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ चेक के फॉर्म में होता है। बाकी ये सारे हम बोल सकते हैं कि दीज आर द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वी कैन से। ऑर्डर मतलब जहाँ पे बाय मेयर डिलीवरी होता है, आपका नाम लिखा होता है, या फिर बाय एंडोर्समेंट होता है, आप किसी और का नाम लिखवाते हो दूसरे के पास पास ऑन करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। हाँ, अभी आप ही बोलोगे मुझे कि आपको क्या लगता है व्हाट कुड बी द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट? एंडोर्समेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी endorsed और प्रॉमिसरी नोट कैनॉट बी endorsed। ओके, और पार्टीज नंबर ऑफ, इधर 3 है इधर 2 है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर ड्रॉई पे और मेकर एंड पे। यस, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, प्रॉमिसरी नोट इज अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। यस, और very nice. Acceptance is required in case of bill of exchange, but promissory note there is no such rule for acceptance or receivable from other person. Yes, बोल सकते हैं। और सबसे पहले डेफिनेशन, स्पेसिमन डिफरेंस में नहीं होगा। सबसे पहले डेफिनेशन जो आपको पता है, जिसमें ये वर्ड इंक्लूड है कि एक अंडरटेक और एक ऑर्डर है और एक प्रॉमिस है। दूसरा नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपने बोला इट इज एक है प्रॉमिस टू पे, एक है ऑर्डर टू पे। देन पार्टीज जो आपने बोल दिया, ड्रॉवर ड्रॉई पे और इधर मेकर एंड पे। एक्सेप्टेंस भी बता दिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड 100%, नो डाउट। बट प्रॉमिसरी नोट के केस में ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं एक्सेप्टेंस का, है ना। पेबल टू अ बियरर, प्रॉमिसरी नोट क्या हम बियरर को पे कर सकते हैं क्या? इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर, बट बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन पेबल टू बियरर, हाउएवर इट कैन नॉट बी पेयर ऑन पेबल बियरर ऑन डिमांड। इसका मतलब होता है बियरर को पे करो, मतलब क्या करो, नाम मत लिखो, नाम मत लिखो, या फिर जैसे आपने बोला एंडोर्स करवाओ। क्या एंडोर्स कराने के लिए पार्टी का नाम चेंज किया जाता है? या फिर जब तक आप एंडोर्स करवाते हो टिल द लास्ट पार्टी, फिर वो जो लास्ट वाली है उसका नाम लिखा जाएगा। क्या आपको ये अच्छे से समझ गया? बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, ये वाला डिफरेंस को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि मैंने जो पेपर निकाले उसमें तो डाला ही है ये डिफरेंस, बट आपके इंस्टीट्यूट के पेपर में बहुत बार आया है, मतलब 3-4 बार रिपीट हुआ है, 4-4, 5-5, 6-7 मार्क तक आया हुआ है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अभी कभी कभी कोई डिफरेंस बताती हूँ, पता है क्वेश्चन, सपोज ये डिफरेंस में 5 ही पॉइंट है, देर आर ओनली 5 कीवर्ड्स, और आपको ये डिफरेंस अगर 7 मार्क को आ गया तो आपको एज इट इज पूरा लिखना है। 7 मार्क के लिए 2 कोई कहीं से उठा के आप चीजें लेके नहीं आ सकते हो, जितना आंसर है उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हो। आपके हाथ में जितना आंसर लिखना है उतना ही है। उनको भी पता होता है कि 5 पॉइंट्स है, फिर वो जैसे भी कंसिडर करे वो उनके हाथ में है, कैसे कंसिडर करना है और आपको कैसे मार्क्स देना है। जितना प्रोविजन है उतना ही आप लिखोगे, उससे ज्यादा तो आप लिख ही नहीं सकते हो, है ना। बोलो। Sections is, see, section would be considered as a part of definition or meaning, not the, यहाँ पे जैसे आप definition लिखोगे ना, so आपने according to section number 4, according to section number 5, अगर अलग से लिखोगे तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलने वाले, 5 पॉइंट के उतने जेन्युइन मार्क्स उतने मिलेंगे। सेक्शन विच कंसिडर एज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन और मीनिंग। हाँ, ट्राई करो कि आप जो भी डेफिनेशन लिखते हो, जैसे कि आपने रीड किया था एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, प्रॉमिसरी नोट का, सोगा में गुड्स का डेफिनेशन है 2-7। तो जो भी सारे मीनिंग और डेफिनेशन है वो आपको थोड़ा रिटेन करना पड़ेगा। ट्राई कि आपका 90 to 95% एक्यूरेसी आए। कोई भी डेफिनेशन है उसमें आप, और आप 2-4 बार रीड करते हो तो वो रिटेन हो ही जाता है। डेफिनेशन में मेक श्योर करो कि आप प्रॉपर वही वर्डिंग लिखो, कुछ अलग मत लिखना डेफिनेशन में, नहीं तो मीनिंग तो चेंज होना ही नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं बात, लेकिन 90 to 95% आपका सिमिलैरिटी चाहिए, तो यू विल गेट मतलब आउट ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट इज चेक। चेक जो आपने, कभी ऐसा हो सकता है कि बाबा आपने प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज ना देखा हो, ना देखा हो सकता है, लेकिन चेक तो सबने 100% देखा हुआ है।
सबके घर में चेक सबने देखा हुआ है, चेक बुक देखी हुई है, किसी ने चेक लिखा रहेगा, किसी ने चेक लिखते लिखते गलतियां कर दी रहेगी, किसी ने घर वालों की डांट खाई होगी, किसी को बैंक वालों ने चेक वापस बनाने को बोला रहेगा, साइन वापस करने को बोला रहेगा, बहुत सारे लफड़े। सो ऑफकोर्स परफेक्शन चाहिए होता है, ओवर राइटिंग यहाँ पे नहीं चाहिए होता है, सारी चीजें होती है, नहीं तो आपने ऐसे कितने सारे चेक भी खराब कर दिए होंगे। हाँ, अरे बाप रे, फिर क्या। तो ये सारी चीजें, क्योंकि चेक जो होता है आपके पास चेकबुक होती है, ऐसा भरपूर नहीं होता, नोटबुक्स के तरह लिमिटेड होता है ना चेकबुक, वो खत्म होने के बाद दूसरे के लिए अप्लाई करना पड़ता है, देन यू गेट द चेकबुक, तो उसके चेक्स अपने को वेस्ट नहीं करना होता है, इसके लिए चेक राइटिंग प्रॉपर चाहिए। चेक क्या होता है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर बिल ऑफ चेक क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था? इट इज ऑल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज। हमको क्या बोला है इन्होंने कि चेक ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बट चेक भी क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? यस, चेक भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तरह ही, चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज के तरह ही काम करेगा। अभी बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज थे? देयर वर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। इन द सेम वे चेक में भी क्या बोला है? चेक ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो चेक में कितने पार्टीज चाहिए? चेक में भी हमेशा कितने पार्टीज चाहिए? 3 पार्टीज चाहिए। ड्रॉवर मतलब क्या? जो चेक बना रहा है, बोल सकते हैं मेकर, बोल सकते हैं हम लोग, जो चेक को बना रहा है। अच्छा मुझे बोलो, यहाँ पे ड्रॉई जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या अनकंडीशनल ऑर्डर था? इट वॉज अनकंडीशनल ऑर्डर। फिर ये ड्रॉवर किसको ऑर्डर दे रहा है? किसको? हाँ, वेरी नाइस। जो ड्रॉवर है बैंक को ऑर्डर दे रहा है, क्या बोल रहा है? हे बैंक, एग्जैक्टली, ए बैंक, वो जो आएगा ना तुम्हारे पास चेक लेके, उसको पैसा दे देना। हमारा ही अकाउंट है, हमारा ही अकाउंट है वो पर्टिकुलर बैंक में, और हम बैंक के ऊपर चेक ड्रॉ कर रहे हैं। वी कैन से ड्रॉई इज द बैंक। चेक के केस में ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक। चेक के केस में ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक। ड्रॉई का नाम हटा के यहाँ पे किसी इंडिविजुअल का नाम लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पैसा कहां से डिस्बर्स होने वाला है? अल्टीमेटली मनी विल बी डिस्बर्स फ्रॉम द बैंक। तो in case of check, the drawee will always be a bank. We will give an order to whom? We will give an order to the bank. क्या ऑर्डर देगा देंगे कि बैंक, वो जो पे आएगा ना आपके पास, उसको पैसा दे देना, जैसे भी दे देना। क्रॉस चेक होगा तो अकाउंट में देना, अकाउंट पे होगा तो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में देना, नॉर्मल चेक होगा तो वैसे, या फिर अगर बियरर चेक होगा तो काउंटर पे दे देना। जो जैसे भी चेक का टाइप हो आप देख लेना और उसको क्या कर देना, दे देना। पे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आपने ऑर्डर दिया बैंक को, तो बैंक आपके बिहाफ पे काम करेगा, और बैंक क्या, बैंक चार्जेस वसूलेगा। बैंक कोई फुकट में काम करता नहीं। पे मतलब कौन? चेक के ऊपर, चेक के ऊपर जिसका नाम लिखा होगा, पे टू दैट पर्सन, वो मतलब पे ही होता है। पे का हर इसमें मीनिंग सेम है। जो पर्सन को पैसा मिलने वाला होता है वो कौन होता है? दैट पर्सन इज नोन एज पे। ड्रॉवर मतलब जो बिल को मतलब चेक को, क्या चेक इज ऑल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज? बोल सकते हैं। सो चेक को क्या कर रहा है? ड्रॉ कर रहा है। चेक को ड्रॉ किसके ऊपर कर रहा है? बैंक को। ऑर्डर तो देना है, किसको देना है? बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर ऑर्डर डेटर को देता था, ए डेटर मेरे पैसे दे। वैसे ही हमने किसको ऑर्डर दिया? बैंक को। ए बैंक उसको जाके पैसे दे। दिस इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर वी कैन से। सो ड्रॉई बैंक हो गई, और पे मतलब जिसको पैसे देना है वो व्यक्ति हो गया। ये देखो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था। सपोज जैसे ये एम्बिशियस क्लास, ये अपना क्लास है, इनका अकाउंट इमेजिन करो, इनका अकाउंट एसबीआई में है, ठीक है? इमेजिन करो, जस्ट फॉर इमेजिनेशन पर्पस। अभी सपोज वो मेरे को, सपोज सबको सैलरी मिलता है, सबको फीस मिलता है। सपोज मेरे को फीस मिल रहा है वाया चेक, पूरे 10 महीने की सैलरी है मेरी, पूरे 500 रुपए, ठीक है? तो मेरे को पूरे फुल 500 रुपए का चेक मिल रहा है, करेक्ट है? तो मैंने अभी, जिसका अकाउंट वो बैंक में है, मेरा अकाउंट अगर एसबीआई में है, मैं किसी को चेक दूंगी तो एसबीआई से दूंगी ना, जो अकाउंट में पैसा है वो अकाउंट का ही चेक दूंगी। तो सपोज उनका अकाउंट, सपोज कोई पर्टिकुलर क्लास का अकाउंट है एसबीआई में, उन्होंने सोचा कि अभी अपन क्या करते हैं, फैकल्टी को फीस पे करते हैं, फैकल्टी का फीस देते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक चेक ड्रॉ किया। ड्रॉवर कौन हुआ? क्लास। ड्रॉवर अपना क्लास है, ओके। चेक किसके ऊपर ड्रॉ किया मुझे बताओ? बैंक के ऊपर। उनकी बैंक का नाम क्या था?
एग्जाम्पल SBI बैंक. सो SBI बैंक कॉइन हो गई, ड्रॉई बैंक बोल सकते हैं. इट्स अ ड्रॉई बैंक. उन्होंने SBI को क्या ऑर्डर दिया? ये जो 500 रुपए का मैं चेक ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने दे दिया है कंसर्न पर्सन को, वो आपके पास आएंगे या उनके बैंक आपके पास आएंगे, तो आप उनको क्या कर देना? पेमेंट दे देना, पेमेंट कर देना. अभी मुझे बताओ, ऐसा नेसेसरी है क्या कि मेरा भी अकाउंट SBI में हो? नॉट रिक्वायर्ड, नेसेसरी नहीं है. मेरा अकाउंट किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में हो सकता है, जैसे SBI में हो सकता है, HDFC में हो सकता है, बड़ौदा में हो सकता है, PNB में हो सकता है, ICICI में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मेरा बैंक कहीं पे भी हो सकता है. सो इमेजिन करो कि मेरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक में, मेरा अकाउंट है PNB में. अभी मैंने वो चेक ले लिया, मैं क्या चेक को डिसबर्स करने के लिए SBI का नया अकाउंट खोलूंगी क्या? मैं क्या करूं? आई विल गो टू माई बैंक अकाउंट, आई विल गो टू माई बैंक, और मैं वहां पे क्या करूंगी? सर देखो मेरे को ये चेक मिला है. जैसे अगर हम बैंक में जाते हैं, आपने पैसा डिपॉजिट किया रहेगा. पैसा डिपॉजिट करना तो सब में सिंपल है. कैश लेके जाओ, बैंक में जाओ, आपका जहाँ पे अकाउंट नंबर है, पे इन स्लिप भरो, जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, डेट वगैरह, अमाउंट एंड साइन करो, पे इन स्लिप भरो और काउंटर पे दे दो. तो जैसे आपका कैश डिपॉजिट करना हुआ पर्टिकुलर बैंक में, क्या चेक भी डिपॉजिट करना वही है? चेक थोड़ा एक कैश जितना लिक्विड है उतना मोस्ट लिक्विड के चेक नहीं है. 1-2 दिन में आपका क्या हो जाता है? पैसों में कन्वर्जन हो जाता है. तो मैं क्या करूंगी? वो चेक लेकर मेरे बैंक में जाऊंगी एंड आई विल गो टू PNB वेर एवर माई बैंक अकाउंट इज. सपोज PNB में है, तो मैंने क्या किया? चेक के साथ साथ मेरे को पे इन स्लिप भरना पड़ता है, जैसे कि मैं कैश के साथ साथ भर रही हूँ. करेक्ट है? कैश देते टाइम पे इन स्लिप भरते हो ना डिपॉजिट के लिए, वैसे ही चेक के लिए भरना पड़ता है. मैंने क्या किया? चेक वहां के होल्डर के पास या वहां के अकाउंटेंट के पास हैंडओवर कर दिया. वो उन्होंने चेक किया, अरे SBI बैंक का है क्या? ठीक है, 2 वर्किंग डेज में आपका क्लियर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो PNB बैंक है, PNB बैंक मतलब मैं कौन हो गई? आई विल बी कंसिडर एज पे. अल्टीमेटली पैसा मेरे को मिलने वाला है. मेरी जो बैंक है मेरे बिहाफ पे क्या करेगी? मेरे बिहाफ पे ये बैंक को क्या करेगी? रिक्वेस्ट करेगी. मेरे बिहाफ पे दूसरे बैंक को रिक्वेस्ट करेगी कि सर, क्लियरिंग हाउस को रिक्वेस्ट करेगी या पर्टिकुलर बैंक को कि सर ये वाले बैंक का चेक आ गया है, क्या करना है? क्लियर करना है. आपने ये चीज ऑब्जर्व की क्या? आपको जो चेक मिला, अगर आपका सेम बैंक अकाउंट, मतलब जो चेक जो अकाउंट से मिला है, सेम बैंक में अगर आपका अकाउंट हो तो वो जल्दी क्लियर हो जाता है, विद इन 1 डे 24 आवर्स हो जाता है. बट अगर आपका दूसरी वाली बैंक अकाउंट में चेक हो तो उसको क्लियर होने को 1 डेज 2 डेज लगता है, वर्किंग डे लगता है ना? और उसमें भी सैटरडे संडे आ गया तो फिर अनदर डे आपका चेक क्लियर होता है. ये एक प्रोसेस होता है पूरा. एक बैंक दूसरे बैंक की तरफ जाएगी एंड देन पूरा पैसा क्या करवाएगी? क्लियरिंग हाउस से क्लियर करवाती है. फिर बाद में वो पैसा जो कस्टमर है, जो अकाउंट होल्डर है, उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है. दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस. क्या? पर्टिकुलर होल्डर का अकाउंट बैंक जो क्लियर करने के लिए क्लियरिंग हाउस में दूसरा अकाउंट यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा एक कस्टमर नहीं होगा ना जिसका चेक आया हुआ है, ऐसे एन नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे. तो उनको क्या डेली बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन करना होता है, डेली बेसिस पे उतना पैसा लेके आके सारे अकाउंट में डालना होता है. तो बैंक के वैसे स्पेसिफिक अकाउंट होते हैं जो इंटरनली बैंक आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं. जैसे वोस्ट्रा अकाउंट मतलब बैंक्स के जो इंटरनल अकाउंट्स होते हैं. यस, बैंक यूज डिफरेंट अकाउंट. जो आपने एक सुना है क्या? रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट. सो एक थोड़ा सा बता देती हूँ इंफॉर्मेशन के लिए. क्या होता है, अगर सपोज बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़े, अपने को पैसों की जरूरत पड़े, अपन बैंक के पास जाएंगे, वी विल पे इंटरेस्ट टू द बैंक एंड गेट द लोन. यस, बट ऐसा क्या हो सकता है कि बैंक को पैसों की जरूरत पड़े, बैंक किसके पास जाएगी? RBI के पास. क्या बैंक जिससे लोन लेगा उसको देना पड़ेगा? तो वो जो इंटरेस्ट बैंक पे करती है उसे रेपो रेट बोला जाता है. कभी कभी ऐसा भी होता है, जो हमारी बैंकर्स बैंक है जैसे RBI मतलब सेंट्रल बैंक, क्या उसको भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है? कभी कभी पड़ सकता है. तो फिर RBI क्या करेगी? उल्टा छोटे छोटे बैंकों के पास आएगी. तो वो जो उसको भी अगर लोन लिया है तो सबको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो जो इंटरेस्ट देगी उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाएगा. दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट वी कैन से दैट इज टेकन बाय द बैंक. अगर
लोन लेती है किसी और बैंक से तो वो इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता है ना शौनक? वो रिजर्व्स और प्रोविजन रहता है लिक्विडिटी पर्पस के। यस, क्योंकि बैंक को फिर अगर पैसा डिपॉजिट किया तो उससे क्या आएगा, एफडी किया है तो इंटरेस्ट आएगा, लोन लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो भी तो कमाएंगे ना। प्रोविजन करना पड़ता है, प्रोविजन। करेक्ट करेक्ट। जैसे कि एक कंपनी है, कोई कंपनी में अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका वो प्रोविडेंट फंड वगैरह ईपीएफ वगैरह होता है, तो पर्टिकुलर कंपनी रिजर्व करती है, उतना रिजर्व करती है। वैसे ही हर बैंक का होता है कि आप हमारे बैंक के अंडर, सी आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक, इट इज अ बैंकर्स बैंक वी कैन से, सो आरबीआई के अंडर ही सारी बैंक्स आती है, तो उनको आरबीआई के पास कुछ प्रोविजन रिजर्व रखना पड़ता है पर्टिकुलर परसेंटेज। क्या फुकट में क्या नहीं, उसका भी इंटरेस्ट उनको मिलता है, डेफिनेटली रेट होता है उनका जो कि फ्लक्चुएट होता है, बट उनको वो मिलता है। चलो, चेक का प्रोसेस समझ गया कैसे होता है? सी हाँ, कम होते, बहुत कम होते। क्या है, आरबीआई से हम थोड़ी ले सकते, जनरली आरबीआई का बैंकर्स बैंक बोला जाता है, जहाँ पे सारे बैंक्स का कहाँ पे डीलिंग होता है, आरबीआई में, चाहे आपका वो करेंसी रिलेटेड हो या बड़े बड़े लोन्स रिलेटेड हो जो कि बैंक्स के हो, तो उनका रेट कंपैरेटिवली कम होता है। और विद इन, जैसे आप अगर आउटसाइडर को लोन दोगे, किसी आउटसाइडर को लोन दोगे तो ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा से दोगे। हाँ, बट अगर किसी, है ना, हाँ 8-12 जो भी है इंटरेस्ट, बट अगर तुमको लोन घर वालों को देना होगा, फैमिली मेंबर्स या क्लोज वंस को, क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करोगे? वही तो मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है कि बाहर वालों को आप मतलब कस्टमर को ज्यादा इंटरेस्ट देते हो जो कि स्टैंडर्ड रेट है, बट आपके विद इन अगर बैंक्स में होता है तो आपको कम रेट दिया जाता है। ये सिंपल ट्रिक दैट शुड बी फॉलोड, दैट इज फॉलोड। अभी चेक के अलग 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 टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, देर आर डिफरेंट 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 टाइप्स ऑफ चेक। सबसे पहले आपको बता देती हूँ, सबसे पहले हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक है इलेक्ट्रॉनिक चेक, ई चेक। आजकल जैसे फिजिकली हम चेक हैंडओवर करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या किया जाता है, चेक हैंडओवर किया जाता है, ई चेक होता है। जैसे पहले शेयर्स होते थे ना कंपनी के, शेयर्स पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे, बट आजकल क्या डीमैट फॉर्म में आ गए हैं। यस, वैसे ही चेक पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे, आजकल कुछ फिजिकल है, कुछ ई चेक भी आ गया है। मीन्स चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। अभी पेपर का टुकड़ा तो यूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक है, तो हम किससे, कंप्यूटर, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से वो चेक को बनाएंगे, एंड साइंड इन अ सिक्योर सिस्टम, जिसपे डीएससी होता है, डिजिटल सिग्नेचर या ई सिग्नेचर आपने देखा होगा, जो आपको ऐसे पेपर पे करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ई सिग्नेचर, ई साइन कर सकते हैं। एंड असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, क्रिप्टो सिस्टम मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज द केस में भी, जो चेक आप कंप्यूटर की मदद से बनाते हो और उस पर डीएससी अप्लाई करते हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अप्लाई करते हो, उसे ई चेक बोला जाएगा। क्या ई चेक विल बी सिमिलर टू नॉर्मल चेक? इट विल बी, इट विल बी। बस आपका ऐसा है कि कागज का टुकड़ा आपको रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटराइज फॉर्म में आपका सिक्योर रहेगा वो, वहां पे कभी भी आप निकालो आपको चेक तुरंत मिल जाएगा। क्या, अगर फिजिकल फॉर्म में चेक हो तो वो लॉस्ट होने का डर होता है, हमेशा होता है, तो इसके लिए ई चेक हमेशा सेफ एंड सिक्योर माना जाएगा। उसको उठा, जा पानी वानी पी के आ। ऑफ कोर्स डीएससी जो रहता है, क्योंकि उसका क्या है, कोई फ्रॉडुलेंट मतलब कॉपी नहीं कर सकता है, ओवर राइटिंग नहीं, अगर रॉन्ग आई तो वो फिर से मंगवाते हैं आपका डीएससी, तो वो सिग्नेचर कॉपी करने का भी डर नहीं, तो ये सिक्योर है, रिस्क फ्री है, खोने का डर नहीं है। देन है ट्रंकेटेड चेक, ट्रंकेटेड चेक, सेम ट्रांजेक्शन। ट्रंकेट वर्ड सुना है क्या? क्या होता है? कचरा। ट्रंकेट मतलब क्या, उसको ट्रंकेट करके बिन में डाल दो। क्या है, एक पर्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन, एक पर्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे सेम ट्रांजैक्शन ले लो। क्लास ने एक चेक दिया था राधिका मैम को, क्लास ने एक चेक दिया था राधिका मैम को, क्लास का बैंक अकाउंट अलग है, राधिका मैम का बैंक अकाउंट अलग है, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये जो पीएनबी बैंक है, इन्होंने किसको अप्रोच किया, एसबीआई बैंक को। पेई ने, पेई बैंक ने, मतलब जो कलेक्टिंग बैंक है, उन्होंने पेई बैंक को क्या किया, अप्रोच किया।
पैसे डिसबर्स करने के लिए। यहाँ पे पूरा ट्रांजैक्शन होने के बाद ये जो चेक क्लियर हो गया, मतलब 500 रुपए जो मैंने मेरी मेहनत की कमाई थी, 500 रुपए, वो बैंक में देके उन्होंने मेरे को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया अमाउंट। अब वो चेक का बैंक वालों को कुछ ऐसा काम है क्या जो मैंने बैंक में दिया था? दे विल ट्रंकेट इट एंड थ्रो इट, बिन में डाल देंगे, ट्रंकेट करके बिन में डाल देंगे। आप बोलोगे ऐसे कैसे, मतलब थ्रो कर देंगे? फ्यूचर में अगर रेफरेंस की जरूरत पड़े तो बैंक वाले बोलेंगे टेंशन मत लो, अगर आपको रेफरेंस की जरूरत पड़े तो हमारे पास ई चेक है, हमारे पास ई चेक है। हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ई चेक मतलब क्या कि बाबा जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो चेक तो हमने थ्रो कर दिया, मतलब वो जो कागज का टुकड़ा था उसको हमने थ्रो कर दिया, बट वो जो ट्रांजैक्शन हुआ था क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ आज भी हमारे पास है? कौन से डेट पे कितने बजे क्या अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, कौन से आपके अकाउंट में कितने टाइम पे वो क्रेडिट हुआ है, एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर इन आवर सिस्टम। हर बैंक का अलग सॉफ्टवेयर होता है तो उनके सिस्टम में हर इंफॉर्मेशन होती है। बैंक वाले बोलते हैं कि टेंशन मत लो, हमने ये चेक ट्रंकेट भी कर दिया, थ्रो भी कर दिया, तो भी आपका जो डेटा है वो हमारे पास सेफ एंड सिक्योर है। पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर चेक अगर हम बैंक में देते हैं फॉर क्लियरिंग, जैसे ही क्लियर होता है, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में जैसे ही पैसा क्रेडिट होता है, आ जाता है, अब वो बैंक वाले चेक का गड्डी बना के कुछ कर सकते क्या? नहीं। क्या करेंगे, वो शोपीस में जमाएंगे क्या? क्योंकि दिन भर में एन नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं उनके पास, कितने सारे चेक्स आते होंगे, सो दे विल ट्रंकेट दिस चेक, उसे बोला जाएगा ट्रंकेटेड चेक। तो क्या ट्रंकेटेड चेक का डेटा वैनिश हो जाएगा? नहीं। ट्रंकेटेड चेक का डेटा जो भी रहेगा उनके सिस्टम में रहेगा इन द कंप्यूटराइज्ड फॉर्म, तो उसमें आपको कभी आगे अगर आप मांगोगे उनको कि सर ये रेट का ट्रांजैक्शन चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपको देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ई चेक पढ़ लिया क्या मैंने? ट्रंकेटेड चेक मींस अ चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग अ क्लियरिंग साइकिल। क्लियरिंग साइकिल का मतलब होता है एक प्रोसेस जो मैंने बताया, एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ जाना, कलेक्टिंग बैंक, पेई बैंक, है ना? जो बैंक पैसा पे करती है उसे पेई बैंक बोला जाएगा, जो बैंक पैसा रिसीव करती है उसे कलेक्टिंग बैंक बोला जाएगा। तो ये दोनों बैंक के बीच में आपस में जो ट्रांजैक्शन होता है, सब कुछ होने के बाद कस्टमर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, और पैसा क्रेडिट होने के बाद मतलब आफ्टर क्लियरिंग साइकिल पूरा हो गया, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लियरिंग साइकिल दैट चेक हैज बीन ट्रंकेटेड, मतलब दैट हैज बीन क्रश्ड एंड क्रश्ड एंड थ्रोन इन द बिन, आइदर बाय क्लियरिंग हाउस और बाय बैंक। क्लियरिंग हाउस आपका ट्रंकेट करेगा चेक या बैंक करेगा, जो भी है। वेदर पेइंग और रिसीविंग द पेमेंट इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर ट्रांसमिशन, मतलब क्या, आपका पैसा ट्रांसफर हुआ है इसका प्रूफ जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे? ट्रांसमिशन का एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट होगा, जैसे ई चेक होता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट होने के बाद ही वो थ्रो करेंगे। पहले प्रूफ जनरेट करेंगे एंड देन दे विल थ्रो दिस चेक, सब्सटीट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक इन राइटिंग। क्यों? एक सेफ्टी के हिसाब से भी, एक बार चेक क्लियर हो गया, क्या इसका ये डर है कि बाद में वापस वो चेक रोटेट होगा या किसी गलत हैंड्स में ना चले जाए? इस रीजन की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट करते हैं, किसका? ट्रांसमिशन का, एंड देन दे थ्रो दिस चेक, इसे बोला जाएगा ट्रंकेटेड चेक। हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, वैसे भी मुश्किल है, बट अभी सेफ्टी के हिसाब से अगर सपोज कोई उसमें भी कुछ अलग इंक से यूज करे, साइन वाइन का वो साइन से कॉपी कर ले दूसरी वाली जगह पे साइन, ऐसे कुछ स्कैम्स हो सकते हैं। तो सेफ्टी के हिसाब से इन्होंने क्या बोला, चलो एक काम करते हैं, इसका ई इमेज बना देते, ट्रांसफर तो हो गए पैसे, इसको ट्रंकेट कर देंगे, बोले थ्रो कर देंगे, कुछ टेंशन ही नहीं। तो हमने अभी तक दो टाइप के चेक देखे, कौन सा? एक देखा ई चेक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चेक, और एक देखा ट्रंकेटेड चेक, where we after clearing the transaction we truncate this check। truncate का word to word meaning समझ लो, थ्रो करना, throwing in a bin is a truncate। बट क्या वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज ट्रांसमिशन जनरेट करने के बाद truncate करेंगे? पहले प्रूफ जनरेट करेंगे, देन दे विल truncate it। वही ना, अगर वो नॉर्मल चेक होगा तो मे बी उसका मिसयूज हो सकता है, उसके ऊपर जो सिग्नेचर वगैरह है वो कॉपी हो सकती है, राइटिंग ओवर राइटिंग हो सकती है, तो वो बोलेंगे टेंशन ही नहीं मिसयूज का, अपन थ्रो ही कर देते इसको। ई चेक की क्या जरूरत? ई चेक का मतलब होता है इट इज अ नॉट एग्जैक्टली ई चेक, इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन ऑफ ट्रांसफर। जैसे पैसा ट्रांसफर हुआ है तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ हम जनरेट करते हैं कि
एसएमएस तो आता ही पर कस्टमर को कि अमाउंट हैज बीन डेबिटेड क्रेडिटेड, वो नहीं, बट बैंक के सॉफ्टवेयर में भी एक उनके पास प्रूफ रहता है, एक इमेज रहता है कि ये अकाउंट से ये अकाउंट में, ये बैंक से ये बैंक में पैसा क्लियर हो गया है, कौन से डेट पे हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है, कल जाके उनको ना कोई क्वेश्चन करे। इसके लिए कस्टमर को तो आता ही है, बैंक में भी उनके सॉफ्टवेयर में रहता है, हम जाके पूछ सकते हैं। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप कितने बार बैंक में, जैसे आपका रिटर्न फाइलिंग वगैरह होता है फैमिली में, सब बैंक में जाते हो, ये चाहिए वो चाहिए, अकाउंट चाहिए, कभी कभी 2 साल पुराने डिटेल्स चाहिए होते हैं जो कि इससे डाउनलोड नहीं होते हैं सॉफ्टवेयर के बैंक से, फिर आपको बैंक में जाना पड़ता है, तो वो पर्टिकुलर चार्जेस लेके सब करके देते हैं। तो बैंक के पास कितना भी, जिस दिन आपने अकाउंट खोला उस दिन से लेकर तो आज दिन तक कितना भी पुराना आप डेटा उनको पूछो, विथ रिक्वायर्ड और विथ प्रिस्क्राइब फीस आपको वो दे देंगे। फुकट में तो नहीं देंगे, बट फीस से देंगे। अकाउंट, हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, अकाउंट आपका चालू है तो टेंशन ही नहीं, कंटिन्यूअस है तो। बट अगर आपका अकाउंट बंद हो गया है तो भी उनके पास वो डेटा रहता ही है, कितने अकाउंट बने, कितने क्लोज हुए, कब क्लोज हुआ, कितने ड्यूरेशन के लिए था, या कभी कभी लोगों को पता नहीं होता है उनका बैंक अकाउंट है, ऐसे ही पड़े पड़े वो था ना पहले। अभी आजकल तो सब बहुत अपडेटेड हो गए, जीपे यूज करते हैं, बट पहले कितने लोगों के अकाउंट बैंक में खोले हुए रहते हैं और वो ऐसे ही मर जाते हैं, मतलब डेथ हो जाती, फिर भी उनका ना पैसा कोई निकालने के लिए आता है, किसी का तो अकाउंट में पैसे नहीं रहते, वो चार्जेस बढ़ बढ़ के कुछ भी, फिर नोटिस जाता है बैंक से, बहुत चीजें रहती। हाँ, चेक का स्पेसिमेन यहाँ पे डेट रहता है राइट हैंड साइड में, डेट रहता है राइट हैंड, सबने देखा हुआ रहेगा। यहाँ पे मतलब किसका नाम रहेगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम रहेगा और बियरर लिखा रहेगा यहाँ पे कॉर्नर में, नाम है तो नाम लिखो, हाँ, यहाँ पे कॉर्नर में लिखा रहेगा और बियरर है ना, और सम ऑफ रुपीज जो कि आपको सपोज 10,000 है तो स्पेलिंग में लिखना होता है 10,000 रुपीज ओनली, 50,000 ओनली, 1 लाख ओनली, आपको लिखना होता है। यहाँ पे एक बॉक्स भी होता है जहाँ पे आपको अमाउंट लिखना होता है, ये अकाउंट नंबर, इमेजिनरी अकाउंट नंबर है, और ये बैंक और उसका एड्रेस। ये जो होता है ना, नीचे चेक नंबर होता है, ये एवरी चेक नंबर इज डिफरेंट, जैसे आपकी नोट है, हर नोट पे अलग नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, वैसे चेक पे हर चेक अलग नंबर का होता है, डिस्टिंक्ट नंबर का होता है, ताकि उसका कोई फ्रॉडुलेंट यूज ना हो या मिस यूज ना हो, इसके लिए यहाँ पे अल्टीमेटली जो चेक बना रहा है, मतलब मेकर है, उसका सिग्नेचर होगा। क्या चेक, क्या सीरियल नंबर हर एक चेक का अलग रहेगा, हर एक बैंक का अलग रहेगा। क्या ट्रैश रीयूज करते हैं क्या? नहीं, ट्रैश होना मतलब क्या, गायब परमानेंटली होना क्या, उसका रेफरेंस हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इमेज के फॉर्म में रहेगा ना, तो वो चेक वापस से कोई यूज नहीं कर सकता, मतलब दैट नंबर इज कंप्लीटली डिस्टिंक्ट। बताओ। हाँ, एग्जैक्टली exactly. फ्रीज कर सकते पेमेंट को, मैंने ये बताया ना अपनी बैच में, बताया क्या, सपोज फ्रीज करना, अभी बता देती हूँ, सपोज क्या है, अच्छा, सपोज एक बेयरर चेक दिया, बेयरर चेक मतलब क्या, वो चेक जिसके हाथ में वो बेयरर हो गया, तो सपोज आयुष को एक बेयरर चेक दिया, आयुष को मिस्टर XYZ ने बेयरर चेक दिया क्योंकि उनको पैसा देना बनता था, आयुष क्लास में आया, बेयरर चेक जेब में लेके, 25,000 का चेक था, एकदम खुश था आज आयुष, और उसने क्या किया, सही से चेक नहीं रखा, फोल्ड करके जेब में रखा। अभी बेयरर का मतलब ही होता है जिसपे नाम नहीं, जिसपे नाम नहीं, जिसके पास वो चेक है वो उसका। अभी आयुष फुल एक्साइटमेंट में उसने चेक खो दिया, और कहाँ पे खोया, क्लास में, गिरा दिया नीचे चेक, जेब में से नीचे चेक गिर गया, वो चेक मिला, अवनी को मिल गया चेक। अभी अपनी अवनी तो के प्लान्स इतने अच्छे रहते, तो अवनी ने क्या सोचा, मैं अभी घर पे जाते जाते इनकैश करा देती हूँ, अवनी भी एकदम खुश, अवनी ने क्या किया, अपने नोटबुक के अंदर वो चेक रख दिया, बोले लास्ट क्लास के बाद में जाऊंगी। अभी पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते वो चेक उससे भी खो गया, उससे भी खो गया, और वो चेक साहिल को मिला, एकदम सही पर्सन के हाथ में आया। अभी साहिल को अगर चेक मिला है तो वो तो मतलब एकदम उसने क्लास बंक कर दिया आगे के, मेरे को क्लास करना ही नहीं, मैं पहले इसको इनकैश करा के लेके आऊंगा, बोले अच्छे से चेक लेके गया और इनकैश कराने गया। किसने दिया था, XYZ ने आयुष को दिया था, आयुष से खोकर इसको मिला, अवनी से नीचे गिर गया तो साहिल को मिला, साहिल वेंट टू बैंक, और बैंक के कैश काउंटर पे क्लियर हो जाता है बियरर चेक,
तो काउंटर पे गया और बोले सर 25,000। क्या बैंकर उनको कोई क्वेश्चन पूछेगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्या आधार कार्ड वगैरह मांगेगा? क्यों? क्योंकि बियरर पे तो नाम लिखा ही नहीं होता है। जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका है। आधार कार्ड मांगा तो भी क्या फर्क है? अगर उसने इंडियन सिटीजनशिप देखना है इसके लिए मांग लिया आधार, जो भी है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इट विल मेक नो डिफरेंस, क्योंकि नाम का प्रूफ कहीं पे होता नहीं है। सो उसने 25,000 रुपया एनकैश करवा लिया और मस्त 25,000 रुपए का पार्टी कर लिया, सेव कर लिए 25,000 जो भी है। ठीक है, अभी ये हो गया बियरर, जहाँ पे ये सारा मामला हुआ है। अब अगर जैसे ही आयुष से इंस्ट्रूमेंट खोआ, हाँ, इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया, खो गया, आयुष ने क्या किया? आयुष ने सर वो XYZ को फोन किया, सर क्या हो गया? वो जो आपने चेक दिया था ना, वो मेरे से गुम हो गया है, आप कुछ करो प्लीज। तो जो पर्सन चेक देता है, क्या उसका नंबर उसके पास होता है? डेफिनेटली उसके पास वो होता है। और उसको रिमेम्बर भी नहीं रहा तो बुक में सीरीज होता है, तो आप स्टार्टिंग में लिखते हो। तो वो XYZ ने तुरंत बैंक में फोन कर दिया और बैंक में फोन करके क्या बोला? अरे ये चेक नंबर मैं आपको देता हूँ, ये चेक लेकर जो भी पर्सन आए उसको पैसा क्या करना मत देना, वो पर्सन को भी पकड़ के रखना, उसका पैसा फ्रीज करना और उसके साथ वो पर्सन को भी फ्रीज करना। पर्सन को फ्रीज करना क्यों? क्योंकि हमें जानना है उसका नाम बीम सब प्रूफ के लिए। दैट इज नॉट लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, बट सी जो अकाउंट होल्डर होता है बैंक को ऑर्डर कर सकता है, सर उसका नाम वगैरह ले लो, कैमरा प्रूफ ले लो, देखो क्या हुआ है, चेक का चोरी हुआ है, तो अपने को कल्प्रिट को या अपने को चोर को पकड़ना है, बोल सकते हैं। तो वैसा बैंक उनका थोड़ा डेटा वगैरह ले सकती है, जो भी आएगा आपके पास। बैंक में क्या CCTVs रहते हैं। बैंक आधार नंबर लेके वो आधार कार्ड मंगवा के सब कर सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसने बोल दिया तो वो चेक फ्रीज होगा, नहीं बोला तो वो रोटेट होके फाइनल जिसको मिलना है मिल जाएगा। बोल। बेरर पे अमाउंट अगर नहीं लिखा होता है तो क्या हर कोई चेक पे स्टैंप लिखा होता है? यस, हर कोई चेक पे स्टैंप होता है। तो द लिमिट ऑफ द चेक इज डिसाइडेड बाय द स्टैंप। स्टैंप का आपका जो भी वैल्यू है वो होता है। कभी कभी जहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है उसको उठाओ, जहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है वहां पे वो उसको ब्लैंक चेक बोला जाएगा। ब्लैंक चेक का मतलब ही होता है कि बाबा आपने नाम नहीं लिखा, आपने अमाउंट नहीं लिखा। इज दैट वैलिड? यस। तो अभी एक ट्रांजेक्शन हुआ क्रेडिटर और डेटर के बीच में, राइट? डेटर क्रेडिटर को देना बनता है 50,000, क्योंकि 50,000 का गुड सप्लाई हुआ है। क्रेडिटर ने क्या किया? जल्दी जल्दी में नाम लिखा, बोले अमाउंट डाल दो, अमाउंट डाल दो। तो क्या 50,000 एक रीजनेबल अमाउंट है? वो अमाउंट डालनी चाहिए। अगर सामने वाला पार्टी चाहो तो क्या 5 लाख डाल सकता है? डाल सकता है, बट वो लिमिट कहाँ से प्रोहिबिट की है? वो लिमिट की है प्रोहिबिट बाय द स्टैंप। जो आपका, अगर आपका ब्लैंक चेक हो, मतलब जहाँ पे आपका अमाउंट ना लिखा हो, तो उस पे जो स्टैंपिंग किया हुआ होता है वो स्टैंप डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट टू बी द रीजनेबल अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसके लिए स्टैंप दिया होता है। करेक्ट। स्टैम्प उससे कम नहीं होता है। सी, आपका स्टैम्प उतना ही होगा जितना आपका ट्रांजैक्शन का रीजनेबल अमाउंट है। इसके लिए आपने स्टैंपिंग किया है ताकि आपके चेक का मिसयूज ना हो। इसके लिए क्या ब्लैंक चेक होता है? यस, चेक ब्लैंक होता है, जहाँ पे अमाउंट नहीं है वो ब्लैंक चेक। क्या ब्लैंक चेक वैलिड है? अगर ऐसा मिसयूज होता तो ब्लैंक चेक वैलिड नहीं होता। तो हम ये ब्लैंक चेक की अमाउंट कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय द स्टैम्प गिवन ऑन द चेक। चेक के राइट हैंड साइड में डेट के नीचे स्टैम्प होता है, दिखाऊंगी, देखा भी रहेगा। तो वो स्टैम्प डिसाइड करवाता है कि आपका उसका अमाउंट क्या होना चाहिए। 50,000 का स्टैम्प है, आप 5 लाख का अमाउंट लिख रहे हो, मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा, ये तो एक स्कैम ही हो जाएगा। पर्सन टू पर्सन अलग रहता है। एक्चुअली चेक के टाइप टू टाइप डिफर करता है, कौन सा चेक हो, क्रॉस्ड हो, अकाउंट पे ही हो, डिपेंड्स। Account bearer check can never be transfer on account. It can be always it can be in cash. Account transfer हुआ तो proof होता है। हर एक चेक पे अलग स्टैंप होता है। यस, सी, हर एक चेक पे अलग स्टैंप होने का मतलब है स्टैंप विल बी सेम, स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैंप विल बी सेम, बट जो अमाउंट होता है वो अलग अलग अमाउंट का स्टैंप हो सकता है। यस, चेंज करना पड़ता है, स्टैम्प्स होते हैं ना अलग अलग।
किसका और डाउट था? मैं स्टैम्प चेक लेके ही आती हूँ। मैं लाइव आपको स्टैम्प चेक लेके आती हूँ। गूगल पे दिखाना बेटर नहीं है, लाइव लेके आती हूँ। नॉर्मल चेक जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो भी लेके आती हूँ, स्टैम्प चेक भी अपन कर लेंगे। एरर चेक लेके आऊंगी तो फिर क्या भरोसा नहीं ना। हाँ, अरे बाबा, चेक बेरर चेक लाने के लिए चेकबुक होना चाहिए वो व्यक्ति के पास। मेरी 10 महीने की सैलरी मिला के 500 रुपए है, तो मेरे पास चेकबुक काय की आई? चेकबुक तुम लेके आओ। क्या करे, चेकबुक नहीं है, कहीं से अभी मैनेज करके लेके आना पड़ेगा। स्टैम्प वाला चेक में लेके आऊंगी। तुम्हारे क्या? अरे नहीं बाबा, मेरे घर पे इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे आके? इनकम टैक्स वाले आज आपको पता है ना, इनकम टैक्स वाले कैसे घरों में जाते हैं? क्या? नहीं बाबा, अपना सब क्या बोलते हैं, व्हाइट में है, सब व्हाइट में है। हाँ चलो। चेक में 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉई कौन रहेगा चेक के केस में? चेक के केस में ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंक। बैंक को ऑर्डर देंगे। क्या चल रहा है तेरा मस्ती? इसके पास कोई नहीं बैठेगा, रोज मैंने बोला है ना, इसको अलग बिठाया करो। सब लोग अलग अलग बैठा करो, इतने सारे बेंचेस है, कोई किसी के पास नहीं बैठेगा ऐसे दूर दूर बैठने का। आज का भी लेक्चर 1 ही घंटा था, तो ठीक है, ऑलमोस्ट वी आर डन। एक 5 मिनट दो मुझे, चेक वाइंड अप नहीं होगा, चेक के कैरेक्टरिस्टिक्स वाइंड अप कर लेंगे। चेक के वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो मत लिखना। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक ऑल द सेम एज बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा मत लिखना प्लीज, कृपा करके। आपको सारे बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टर्स नोट करना पड़ेगा। प्लस चेक क्या कोई हाँ, इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। चेक के केस में ड्रॉई कौन होता है? एनी स्पेसिफाइड बैंकर, ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंकर, एंड इट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड। अभी पेबल ऑन ऑर्डर, पेबल ऑन डिमांड क्या होता है, ये सारा डिटेल में अपन पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको चेक का मैकेनिज्म समझा कि ई चेक और ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, चेक में कौन से पार्टीज होते हैं वो समझा, परत आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझे, ओके। इसके बाद में और कुछ टाइप्स हैं, वो है यहाँ पे, जैसे आपको टाइप नहीं दिए हुए कि बाबा अकाउंट पे वगैरह क्या होता है, यहाँ पे इन दिस चैप्टर इट इज नॉट गिवन। क्या जोक कर रही हूँ क्या मैं? फिर बाहर जाके हंस। इन दिस चैप्टर इट इज नॉट गिवन, मैं आपको डिटेल नॉलेज के लिए बता दूंगी क्या होता है अकाउंट पे, क्या होता है क्रॉस, मतलब आप कोई भी चेक देखो तो समझना चाहिए। अच्छा, क्रॉस चेक क्या होता है, कभी सुना है? 2 पैरेलल लाइंस आर, ऐसे पैरेलल चलेगा ना? नहीं, हाँ, पैरेलल लाइन बीच में हो गए तो वो कैंसल चेक बन जाएगा, बट आप कोपरे कापरे में कहीं पे भी क्रॉस करके दे दोगे तो वो क्रॉस चेक माना जाएगा, बीच में बोला तो कैंसल हो जाएगा। मैं वो सब आपको बता दूंगी नॉलेज के लिए, कल अपन सब वाइंड अप कर ही देंगे। पेन स्लिप भरा था? क्या बात, पेन स्लिप भरा था क्या? इट इज वेरी सिंपल, मतलब आपका अकाउंट नंबर और वो पेन स्लिप कब भरते हैं? जब अकाउंट में पैसे भरने होते हैं, चेक भरना होता है, वहां से बैंक से किसने बैंक से पेन से भर भर के लेके आए हैं, वहां पे रखे होते हैं, है ना? तो फिर क्या, तुम्हारा काम ही वही है, पेन स्लिप भरना। वाह रे वाह, ऐसा अलाउड ही नहीं है।